और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त गुजरात के गांधीनगर का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। और संयोग की ही बात है कि तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें दो मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। एक तो समय पर न्याय मिले और दूसरा सजा करने के दर को बढ़ाकर अपराधों पर लगाम लगाना। ये दोनों मुद्दों को टेक्नोलॉजी के स्वीकृति से ये तीनों कानून आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल प्रयास कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए कानूनी व्यवस्था कर चुके हैं। शायद भारत में पहली बार 2-3 जगह पर एक्सपेरिमेंट कर फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि मैं ही कानूनों को पायलट कर रहा था, बड़े साहस के साथ हमने एक निर्णय किया है कि 7 साल और उससे बड़ी सजा के लिए हर क्राइम सीन पर फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर का विजिट हमने करते हैं। और मैं मानता हूं इससे इन्वेस्टिगेशन को भी सरलता मिलेगी, न्याय का काम करने वाले जस्टिस सिस्टम के सभी न्यायाधीशों को भी सरलता होगी और प्रोसिक्यूशन एजेंसी को भी सरलता होगी और सजा का दर बढ़ाने में भी हमें बहुत बड़ी सफलता होगी। इसके साथ साथ पूरी प्रक्रिया को हम आधुनिक बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी व्यवस्था करने में अभी 5 साल जाएंगे। इसके अलग अलग स्तर हैं, इसके अलग अलग समय अवधि है, परंतु 5 साल के बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। इसमें किसी को और इसी समय ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो बहुत रिलेवेंट है और उपयोगी भी है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी विषय की बात करें, ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारे ऐतिहासिक काम। मैं हमेशा कहता हूं, कोई सरकार 50 साल चले तो 4-5 युग परिवर्तनकारी काम करती है। ये सरकार ने 10 साल में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी काम हर क्षेत्र में। मगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो 3 बड़े काम ये 10 साल के अंदर, और वैसे तो विगत 5 साल की, एक 40 सालों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर ये सरकार आई। मैं थोड़ा आगे बात बताऊंगा जिसका इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उपयोग है, परंतु मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि नई शिक्षा नीति पूर्णतः भारतीय शिक्षा के आधार पर बनी है, इसकी बुनियादों पर बनी है, परंतु पूरे विश्व के लिए खुली है और हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को वैश्विक मंच भी प्रदान करेगी। आपकी सभी क्षमताओं को विश्व के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में भी सामर्थ्य है। इसके बाद हमने NSFU का बेस जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रूप में 2003 में डाला था, उसको एक्सपांड कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और तीसरा, 150 साल के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन कर हम 3 कानूनों को नया बनाए। ये 3 जो परिवर्तन हुए, ये तीनों परिवर्तनों को एक प्रकार से एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो एजुकेशन, फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये तीनों को आप एक बॉक्स में रखकर देखते हैं
तो आमूलचूर परिवर्तन इस क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं है। पहला कदम 7 साल पहले लिया गया, तब भी दूसरे और तीसरे कदम की कल्पना कर लिया गया था। दूसरा कदम लिया गया 4 साल पहले, तब भी आने वाले कदम की विचार कर लिया गया था। और अभी 3 जो कानून आए हैं वो 7 साल पहले लिए गए कदमों के ट्यून में है। तो एक प्रकार से तीनों निर्णयों को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा काम हुआ है। मित्रों, आज श्रीमान व्यास को हमने सम्मानित भी किया। एक सबसे बड़ी लंबी 50 साल की सेवाओं के लिए व्यास जी का सम्मान हुआ है। मैं सभागार से विनती करूंगा कि एक बार फिर से हम सब इनके सम्मान में इनका स्वागत करें। मैं गुजरात का गृह मंत्री बना तब से व्यास जी को जानता हूं। हमेशा मोदी जी का जो विजन है कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग न केवल इन्वेस्टिगेशन न्याय दिलाने की प्रक्रिया में भी हो, उसको चरितार्थ करने में श्रीमान व्यास का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका। और जब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई तब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उसका चांसलर किसको बनाया जाए। तुरंत ही जेएम व्यास के नाम को सर्वसम्मति से सबने स्वीकार किया। मैं जब कहता हूं कि 7 साल और उससे ज्यादा अपराध वाले सभी सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर की विजिट कंपलसरी करनी है, तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि 5 साल के बाद इस देश को हर साल 9000 से ज्यादा साइंटिफिक ऑफिसर और फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हमें हर साल मिलेंगे। ऐसी व्यवस्था हमने एडवांस में कर दी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। मैं फिर से एक बार व्यास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। व्यास जी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप किसी न किसी रूप में फॉरेंसिक साइंस की सेवा करते रहे, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। मित्रों, आज जो फॉरेंसिक बिहेवियरल साइंस का विषय लेकर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो एक उभरता हुआ क्षेत्र है। और मैं मानता हूं कि अपराध रोकने में जितनी भूमिका कठोर प्रशासन, अच्छे न्यायतंत्र की होती है, इतनी ही ये बिहेवियर साइंस की भी रह सकती है। मैं गुजरात में गृह मंत्री था, देश में भी गृह मंत्री बना, हमने मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाया है। मैं मानता हूं इसके एक स्टेज आगे ये विचार है। अगर बिहेवियर का स्टडी ढंग से कर लिया जाता है और उसका शिक्षा के अंदर और प्राथमिक शिक्षा के अंदर विशेषकर स्थान देकर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हम क्रिमिनल को खड़ा होने से ही रोक सकते हैं। कुछ तो घटनाओं से क्राइम हो जाते हैं, उसकी हमारे पास कोई काट नहीं है, परंतु साइकोलॉजी को समझकर, बिहेवियर को समझकर अगर इसका उपाय शुरू से करते हैं तो ढेर सारे लोगों के जीवन को भी बचाया जा सकता है और हमारे समाज के अंदर क्राइम की संख्या में बहुत बड़ी कटौती भी लाई जा सकती है। और मैं मानता हूं इसमें अपार संभावना है संशोधन की, इसमें अपार संभावना है काम करने की, और इसमें अपार जरूरत है इसकी मल्टी डायमेंशनल उपयोग की। सिर्फ आप लोग स्टडी करोगे और स्टडी कर मैंने भी आज कुछ पुस्तक प्रकाशित कर दिए, पेपर्स लिखोगे, वाहवाही होगी, इससे नहीं होगा। इसको अप्लाई करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ अपने अन्य विभागों का भी संपर्क भी करना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा और थोड़ा आग्रही होना।
फॉरेंसिक साइंस अपने आप में आइसोलेशन में समाज की सेवा नहीं कर सकता। न्याय के जितने भी स्टेक होल्डर हैं न्याय प्रक्रिया के, इसके साथ फॉरेंसिक साइंस का इंटीग्रेशन हम जब तक नहीं करते हैं हमें फायदा नहीं होगा। फॉरेंसिक साइंस का उपयोग इन्वेस्टिगेशन में भी होना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग प्रोसिक्यूशन में भी होना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग न्याय प्रणाली में भी होना चाहिए, और अब फॉरेंसिक साइंस के द्वारा दिए गए तारणों को एजुकेशन के अंदर भी एडॉप्ट कर हमने एक स्टेप आगे जाने का समय आ गया है। आज इस विषय पर जो आप चर्चा करेंगे वो हो सकता है कि 10-15 साल के बाद देश दुनिया की और देश की सेवा करे, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विषय के चुनाव के लिए भी मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोटेक्टिव पुलिसिंग की दिशा में ये महत्वपूर्ण आयोजन है। क्रिमिनल माइंड का गहराई से अध्ययन, क्रिमिनल बिहेवियर का अध्ययन और उसका आने वाले दिनों में अपराध को रोकने में स्ट्रेटेजिकल उपयोग और अपराधी खड़े न होने देने में स्ट्रेटेजिकल उपयोग ये करते हैं तो बहुत बड़ी सेवा हम पूरी दुनिया की कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक तीनों क्षेत्र के प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को समाहित किया है। लगभग 380 शोध पत्र यहाँ पर रखे गए हैं। 20 टेक्निकल सेशनों में पूरे सेमिनार को बांटा गया है। मैंने बारीकी से इसको देखा है। एक दो मेरे सुझाव थे, अगली कॉन्फ्रेंस के लिए मैं व्यास जी को दे दूंगा, मैं यहाँ सार्वजनिक करना नहीं चाहता, परंतु आपने जो प्रयास किया है एक प्रकार से कंप्लीट संपूर्ण प्रयास है, इसके लिए मैं बहुत मन से आप लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सीलेंस सेंटर का भी इनॉग्रेशन हुआ है। कंप्यूटर, मोबाइल, मल्टीमीडिया, ड्रोन, सोशल मीडिया, क्लाउड, क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक, प्रिवेंटिव फॉरेंसिक्स, डार्क वेब, ये सब के प्रोटेक्शन के लिए और इससे खड़ी हो रही चुनौतियों को हम ढंग से पार कर सके, इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इन्वेस्टिगेशन में दोनों में सेंटर बड़ी मदद करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, हम सब जानते हैं भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आजादी मिली तब अनेक लोगों की कल्पना थी, दुनिया के ढेर सारे पंडितों, कोई अनुचित भी नहीं था, मेरा उनसे कोई फरियाद नहीं है, मगर ढेर सारे लोगों की कल्पना थी कि भारत जैसा देश कैसे स्वतंत्र होकर चल पाएगा, ब्रिटिशरों के बगैर हम कैसे चलाएंगे देश को, ये बड़ी आशंका थी दुनिया में। परंतु 75 साल में आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बने हैं और हमारे लोकतंत्र की नींव पाताल से गहरी, अनेक स्तर पर अनेक बार सत्ता परिवर्तन लोहे की खून की बूंद बहाए बगैर हमने करा और लोकतंत्र के लिए भारत का जनमानस का आस्था, इस पर दुनिया में आज कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लोकतंत्र हमारी रगों में है, ये दुनिया को दिखाया है। उस वक्त जब अमृत काल में हमने हमारी सिद्धियों का वखान भी किया, सिद्धियों की प्रसिद्धि भी की, सिद्धियों पर गौरव भी लिया, इसके साथ साथ मोदी जी ने 75 साल से 100 साल की यात्रा का लक्ष्य भी देश के नागरिकों के सामने रखा है। 2047 15 अगस्त को जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे, उस वक्त समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो,
वो 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है और उसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। एक महान भारत की रचना के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मोदी जी के इस संकल्प को हमने चरितार्थ करना है तो ढेर सारे रिफॉर्म्स मोदी जी ने किए हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी किए हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी किए हैं, कानून और व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में भी किए हैं, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में। एक मजबूत नींव के साथ हम 75 साल से 100 साल की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और उस वक्त हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने में 4 चुनौतियां देख रहा हूं। बेसिक पुलिसिंग के प्रिंसिपल को बरकरार करते हुए टेक्नोलॉजी से युक्त आधुनिक पुलिसिंग की व्यवस्था में परिवर्तित होना। पुलिसिंग के बेसिक प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज करे बगैर पूरी व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को साहजिक रूप से स्वीकार कर सबसे आधुनिक पुलिस व्यवस्था बनना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से ह्यूमन प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, इसको कम न होने देना। हाइब्रिड और मल्टी डायमेंशनल थ्रेट्स जो टेक्नोलॉजी नई नई आई है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ढेर सारे हमारे सामने चैलेंजेस आने वाले हैं। इसको आइडेंटिफाई करना और हमारी सिस्टम को इससे बचाने के लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार करना। और चौथा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाना और इसमें फॉरेंसिक के एडॉप्शन को साहजिक स्वभाव बनाना। ये 4 चैलेंजेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे, मैं इनको कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सबको न्याय मिलना चाहिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है, सब सहमत है, सबको न्याय मिलना चाहिए। परंतु समस्या क्या है? न्याय अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। समस्या ये 3 शब्दों के अंदर ही समाहित है और तीनों का उपाय टेक्नोलॉजी में है। अवेलेबिलिटी का भी है, अफोर्डेबल का भी है और एक्सेसिबिलिटी का भी उपाय टेक्नोलॉजी में है। अगर हमने न्याय मिलना चाहिए इसकी सैद्धांतिक सहमति के बाद न्याय मिलने की प्रक्रिया में 3 हर्डल है, ये तीनों हर्डल को हम टेक्नोलॉजी से ही दूर कर सकते हैं। और इसीलिए नए कानून लाए गए हैं और इसमें आज के जैसी कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्राइम के फॉर्म और मोड और मेथड हर रोज बदल रहे हैं। एक जमाने में एक बहुत बड़ी उक्ति थी, शायद के.एम. मुंशी ने बोला हुआ वाक्य है कि पुलिस को अपराधी से 2 कदम आगे रहना चाहिए। जब वो गवर्नर साहब थे तब एक वाक्य बोले थे पासिंग आउट परेड में कि पुलिस को 2 कदम अपराधियों से आगे रहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अपराध और अपराधियों से पुलिस को 2 जनरेशन आगे रहने की जरूरत है, तभी होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी की जनरेशन ह्यूमन जनरेशन से बहुत फास्ट चेंज हो जाती है। तो हमारी सिस्टम अगर अपराधियों से 2 जनरेशन आगे रहती है तो ही हम अपराध को रोकने की दिशा में सफल होंगे। और मैं विशेषकर व्यास जी को कहना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी के जो नीति नियम है क्राइम को रोकने के लिए, इसमें वैश्विक साम्यता लाने का भी प्रयास करें। टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर व्यक्ति इंडिविजुअल पूरे विश्व का मदद कर सकता है।
हम फ्लो को ठीक करें तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग कर सकते हो। फ्लो तभी ठीक हो सकता है जब इसकी कानूनी व्यवस्था में साम्यता हो। तो इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। मेरा यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनसे आग्रह है कि 3 कानूनों का जरूर बारीकी से अध्ययन करना। हमने कानूनों में इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक प्रक्रिया तीनों के अंदर फोरेंसिक साइंस को कानून के आधार पर बहुत बड़ा स्थान दिया है। और आपके इंटरेस्ट की भाषा में कहूँ तो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र नया उभर कर आपकी कैरियर के लिए जनरेट होने वाला है। फोरेंसिक टेक्नोलॉजी की मदद से इन्वेस्टिगेशन का इसकी स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी और फेयरनेस तीनों को हम अच्छे तरीके से कानूनी जामा पहनाकर प्रोटेक्ट कर पाए। इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होगा, इसकी ऑटोनॉमी भी बनी रहेगी और फेयरनेस भी बनी रहेगी, क्योंकि जो वैज्ञानिक सबूत होते हैं ये फेस नहीं देखते हैं, ये रिजल्ट देखते हैं। तो ऑटोमेटिकली फेयरनेस बन जाती है। और जज साहबों के लिए भी यहाँ पर बैठे हैं काफी लोग, बड़ी सरलता हो जाती है कि सच बोल रहा है, झूठ बोलता है, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड देखकर आगे काम बढ़ता है। ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये 2 शब्द अभी हमारे देश में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये 3 कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये दोनों शब्द प्रचलन में भी आएंगे और इसका फायदा भी देश की जनताओं को मिलेगा। अब अगर ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो हमने इसके लिए पहले से ही, कानून पारित करने के पहले से ही 5 साल में ढेर सारा काम किया। जैसे नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना, इससे ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स, विश्वसनीय ह्यूमन रिसोर्स और युवा हमारे पास जनरेट करने का एक प्रकार से हमने, और आज देश के 9 राज्यों में पहुंच चुकी है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हम और 9 राज्य कवर कर लेंगे। तो कमोबेश हर 2 राज्य के बीच में एक फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट खड़ा होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटाबेस का क्रिएशन, मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे डेटाबेस हम 5 साल में क्रिएट कर, और बहुत परिश्रम इसके लिए गृह मंत्रालय ने किया है, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट में अलग अलग आइडियोलॉजी की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें रहती। कोई भी सर्कुलर करो तो बड़ी शंका के साथ देखते हैं इसका वो राजनीतिक उपयोग तो नहीं होगा। परंतु कमोबेश सब लोग एक पेज पर आए, कमोबेश नहीं, सभी लोग एक पेज पर आए हैं और बहुत सारे डेटाबेस हम जनरेट करने में सफल हुए। डाटा इंटीग्रेशन के लिए भी ढेर सारा काम हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सभी डेटा, 10 के 10 डेटा एक दूसरे के साथ बात करें, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें से एनालिसिस के सॉफ्टवेयर भी हमारे यंग बच्चे, में कुछ लोगों के साथ पुणे में बैठा था, मुझे तो आश्चर्य हो गया और एक प्रकार से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी खड़ा हो गया कि ये 18 साल के बच्चे ऐसे करें। मैं 18 साल का था तो कितना बैकवर्ड था। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और इस सब का उपयोग करने के लिए नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानूनों का स्मूथ इंप्लीमेंटेशन, ये 3 चैलेंज इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे सामने है, जिसको पार कर कर हमें आगे बढ़ना है और तीनों पर काम हुआ है।
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स की रचना हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेटाबेस बनाए गए हैं, डाटा इंटीग्रेशन का काम भी समाप्त हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और कानूनों से उसको लीगल तरीके से वैध बनाने का काम भी हमने कर दिया है। एक प्रकार से मैं आपको बताऊं तो लगभग ICGS 1 और 2 के माध्यम से CCTNS से 8 करोड़ से ज्यादा EFIR अब तक रजिस्टर हो चुकी है। 8 करोड़ से, मैं भारत की बात कर रहा हूं। देश का हर पुलिस स्टेशन, 7 पुलिस स्टेशन जो एकदम पहाड़ी पर स्थित है, उसका भी हम कोई टेक्निकल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। 7 पुलिस स्टेशन छोड़कर देश का हर पुलिस स्टेशन कंप्यूटर से जुड़ चुका है और डेटाबेस के साथ जुड़ चुका है। ये करने का काम नहीं है, जो हो चुका है वो मैं बताया। ई कोर्ट में 15 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा ऑनलाइन हो चुका है और वो भारत की सभी भाषाओं में बात करता है। भारत की सभी भाषाएं। ई प्रिजन से लगभग 2 करोड़ कैदियों का डेटा हम रिकॉर्ड पर ले पाए हैं। एक प्रोसिक्यूशन से 1 करोड़ से ज्यादा प्रोसिक्यूशन का डेटा भी हम रिकॉर्ड पर अब तक प्राप्त कर चुके हैं और ई फॉरेंसिक से 19 लाख फॉरेंसिक रिजल्ट जो विगत 3 साल के हैं वो सभी को हमने ऑनलाइन डेटा में उपलब्ध कर दिया है। मैं इसलिए बताता हूं कि कानून आइसोलेशन में नहीं आए। मोदी जी कोई काम आइसोलेशन में नहीं करते हैं। कानून लाने से 5 साल पहले ही हमने क्या क्या करना पड़ेगा ये विजुअलाइज कर करा है। इसके लिए नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नफीस जो फिंगरप्रिंट का डेटा रखती है, किसी भी जगह से फिंगरप्रिंट मिल जाती है तो 4 करोड़ फिंगरप्रिंट हमारे पास उपलब्ध है। आप ऑनलाइन करोगे तो नाम आ जाएगा। निदान नारकोटिक्स ऑफेंडर का सारा डेटा ऑनलाइन देश का ऑनलाइन हो चुका है। NDSO सेक्सुअल ऑफेंडर का सारा डेटा ऑनलाइन हो चुका है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर का डेटा हमने ऑनलाइन कर दिया है। IMOD टेररिज्म के जुड़े सारे देश के 25 साल के केस, इसकी सजा होने तक की FIR से लेकर डेटा आज IMOD पर उपलब्ध है, ऑनलाइन कर चुका है, जिससे हर संगठन ने किए हुए अपराधों की MO समझने में बड़ी सरलता हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर का डेटा भी ऑनलाइन हो चुका है। ट्रैक चाइल्ड शुरू हो चुका है, इसमें भी सारे बच्चों के जुड़े हुए अपराधों का डेटा ऑनलाइन हो चुका है। इमिग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम IVFRT वो भी ऑनलाइन हो चुका है और वाहन और सारथी, इससे देश के सभी वाहन का डेटा भी हमने ऑनलाइन किया। अब ये डेटा सब एक दूसरे के साथ बात करे ऐसी भाषा में हमने जनरेट किए हैं। अब इसके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं AI का उपयोग कर जिससे एनालिसिस की सिस्टम सभी प्रकार के डेटा के साथ। मैं आपको ये इसलिए बताता हूं कि जब आप कानून पढ़ोगे तो कई न्यायमूर्तियों ने मुझे फोन किया है कि भाई ये तो 50 साल तक हो नहीं पाएगा। 50 साल तक होने का सवाल ही नहीं है। मैं आज विश्वास के देश की जनता को बताता हूं, मैंने देश की संसद में कहा है 5 साल के पहले सब जमीन पर उतरेगा। मैं कहता हूं 3 साल के अंदर पूरी सिस्टम इस कानून के हिसाब से चलती हो जाएगी, इसमें किसी को संशय नहीं। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति का एक ढेर सारे आयाम है, मगर एक आयाम जो यहाँ जरूरी है, मैं बताता हूँ, रिलेवेंट है, वो बताता हूँ। अब तक हमारी देश की शिक्षा पद्धति वन साइज फिट फॉर ऑल से चलती, जिसको वैज्ञानिक बनना है वो भी आर्ट्स पढ़ता था। मैं बेसिक साइंस की बात नहीं, कि ग्रेजुएशन तक की बात कर रहा हूँ। जिसको डॉक्टर नहीं बनना है वो भी
बायोलॉजी पढ़ता था, जिसको डॉक्टर नहीं बनना है वो भी बायोलॉजी पढ़ता था, जिसको फिजिक्स के क्षेत्र में आगे जाना है वो भी बायोलॉजी पढ़ता था, और जिसको मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना है वो भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ता था। अब हमने डायनेमिक और समयानुकूल बना दिया और 3 स्तर पर विद्यार्थी अपना करियर चुन सकता है और समग्र विश्व की शिक्षा को हमने डरे बगैर ओपन किया है। कुछ लोग कहते थे इससे हमारी शिक्षा प्रणाली प्रभावित होगी, मेरा विश्वास है हमारी शिक्षा प्रणाली से विश्व प्रभावित होगा, मेरे मन में कोई संशय नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मानना है समग्र विश्व में कोई ऑथेंटिक डेटा तो है नहीं, मगर मैं मानता हूं समग्र विश्व में सबसे पहली शिक्षा की शुरुआत अगर कोई एक देश में हुई है तो भारत में। हम सबसे पुराने हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसी का उपयोग कर हमने फॉरेंसिक साइंस में एक्सपर्ट्स की रचना के लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रचना की। अगर बीएससी करना है तो फॉरेंसिक साइंस में करो भाई, अगर आपको फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में काम करना है। स्पेशलाइजेशन करो, डबल ग्रेजुएट बनो, रिसर्च करो और क्षेत्र को समृद्ध करो। बाकी सारी चीजों से अलग हटाकर जो बेसिक है तो सब सिखाएंगे, परंतु थ्रस्ट फॉरेंसिक साइंस करो। और ये फॉरेंसिक साइंस की रचना करने के बाद इतने कम समय में 9 कैंपस और विदेश में युगांडा में भी एक कैंपस बनाने का काम एनएफएसयू ने कर लिया है। ये बहुत, इससे ज्यादा स्पीड से कोई यूनिवर्सिटी बढ़ ही नहीं सकती। गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, गुवाहाटी, भोपाल, धारवाड़ सब जगह खुले। और अभी एक सप्ताह पहले ही ध्रुव सचिव जी मेरे साथ पास प्रस्ताव लेकर आए थे और 9 कैंपस बनाने चाहिए और भारत सरकार ने उसको फाइनेंशियली नर्स भी करना चाहिए। हमें विश्वास है कि 9 कैंपस और हम 1 साल के अंदर चालू करेंगे तो देश के हर दूसरे राज्य में कैंपस अवेलेबल हो जाएंगे। ढेर सारी उपलब्धियां फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए आज का विषय नहीं है, परंतु आरएनडी के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने 3000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिकेशन रखे। अपने आप में एम्स के बाद ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने इतने कम समय में 3000 से ज्यादा रिसर्च पेपर रखे। बहुत बड़ी बात। और आरएनडी ही है जो एक जमाने में हम पिछड़ गए थे दुनिया से, इसको आगे ले जाने में समर्थ हो सकता है। और मैं तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बच्चों को आपने अब तक 3000 रिसर्च पब्लिकेशन दिए हैं और 100 रिसर्च प्रोजेक्ट लिए हैं। मैं तो आग्रह करता हूं इस संख्या को और बढ़ाएं। संतुष्टि रखोगे, सेटिस्फेक्शन रखोगे तो स्टैग्नेंसी प्राप्त करोगे। अध्यात्म की दृष्टि से असंतोष बहुत बुरी चीज है, मगर शिक्षा में असंतोष ही चीज है जो आगे बढ़ाती है। संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़िए और इसको और बढ़ाइए। और मेक इन इंडिया को भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सार्थक कर रही है। सारी टेक्नोलॉजी को भारत में ही बने। मैंने हंसते हंसते ही बेंगलुरु में एक बार व्यास जी को कह दिया था कि व्यास जी आज उद्घाटन कराया अपने नार्कोटिक्स की टेस्टिंग किट तो फॉरेन की है। मुझे आनंद है कि परिचयन नाम की किट 1/3 कॉस्ट में भारतीय, संपूर्ण भारत किट बनी है और टेक्नोलॉजिकली ये किट फॉरेन की किट से बहुत एडवांस है। तो ढेर सारा फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने काम किया है। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहता हूं। और वन डाटा वन एंट्री का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को भी मैं आज सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये हमारे सारे डेटा एक दूसरे के साथ बात करें ऐसी भाषा में ही जनरेट किए गए हैं। अब इसके एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बनाने हैं।
वो बनाने में आप जरूर आगे बढ़िए। आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों कि 3 कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो मैं लेकर आया हूं, और मोदी जी ने बड़ा साहस कर इसको अप्रूव किया है। ये 150 साल से हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से चलते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी संपूर्ण न्याय प्रणाली ये न्याय पर आधारित है। न्याय एक अम्ब्रेला टर्म्स है। इसके अंदर विक्टिम भी आता है और जिसने क्राइम किया है वो भी आता है। अब तक हमारी न्याय प्रणाली लंगड़ी है। इसका नाम ही दंड के नाम से, पिनल कोड रखा, दंड के नाम से। अब पहली बार न्याय के मूल भारतीय कंसेप्ट को इसके अंदर स्थान दिया। पहले जो कानून थे, इसका उद्देश्य अंग्रेजों के राज को यहां पर सुरक्षित करना था। जब मैंने कहा तो तुरंत ही बीबीसी की एक महिला पत्रकार का मुझे फोन आ गया, कितना बड़ा आरोप आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझाता हूं आपको, अगर खुला मन है तो वो आई भी, समझी भी और स्वीकार भी किया। मैंने बोला सबसे बड़ा ऑफेंस क्या हो सकता है। 150 साल के पहले की बात करें तो भी, तो मानव शरीर के साथ अपराध सबसे बड़ा। आज के हम काफी आगे बढ़ चुके, दुनिया, समाज, देश आगे बढ़ चुका है, तो बच्चों और महिलाओं के साथ अपराध से बड़ा कोई अपराध ही नहीं हो सकता। तो मानव वध मतलब हत्या, मर्डर 302 नंबर पर। उसके पहले देश के खजाना लूटना, रेलवे तोड़ना वो था। मैंने बताओ भाई प्रायोरिटी क्या थी। आपकी प्रायोरिटी देश का खजाना, मतलब ब्रिटिश सरकार का खजाना बचाने थी, आपकी आवाजाही के लिए रेलवे कर। अब इस कानूनों में सबसे पहला, जहाँ इंट्रोडक्टरी चैप्टर अलग बात है, मगर सबसे पहला चैप्टर जहां से कानूनों की धाराएं शुरू होती है, अपराधों की धारा शुरू होती है, वो चैप्टर है महिला और बच्चों के साथ अपराध का। और इसके बाद हमारे संविधान ने नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकारों के संरक्षण के लिए और उसके निर्वहन के लिए, इसके लिए जो ड्यूटी है, ड्यूटी के निर्वहन के लिए कानून बनाए। और अभी भी मेरी बात मानकर चलना, ये बहुत बड़ा लेक्चर है, यहाँ समय भी नहीं होता है और स्थान भी उचित नहीं है, परंतु मैं आपको कहता हूं संपूर्ण भारतीय दृष्टि से न्याय बनाया है। हमारे यहाँ न्याय अंग्रेज लेकर नहीं आए, हम सालों से न्याय करते थे। न्याय संहिताएं ढेर सारी है। हमारे न्याय को कंसेप्ट को हमने जमीन पर उतारा। हमने टेक्नोलॉजी के सारे उपयोग को कानूनी मान्यता देने का प्रयास किया है। जैसे डॉक्यूमेंट है, तो हमने इसमें ई डॉक्यूमेंट को समावेश कर दिया। मैं इसलिए आपको समझाता हूं, ये पेन ड्राइव तक सीमित नहीं है। अगले 100 साल तक जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो इसी भाषा के अंदर समाहित हो जाएगी। फिर सिर्फ आपको रूल्स में चेंज करना है। तो आज की विद्यमान सारी टेक्नोलॉजी को हमने इसके अंदर स्वीकार किया है और 100 साल तक आने वाली टेक्नोलॉजी को विजुअलाइज कर इसकी कानूनी व्याख्या में समाहित कर कानूनों को बहुत बड़े लंबे सोच विचार के साथ, और इसमें एनएफएसयू का भी बड़ा रोल है। लगभग 35 जगह पे हमने समय सीमाएं बनाई है, पुलिस के लिए भी, प्रोसिक्यूशन एजेंसी के लिए भी और जजों के लिए भी। जज साहबों को जरूर नाराजगी होगी, पुलिस नाराज होगी तो बोलेगी नहीं, परंतु ये न्याय को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है। न्याय हास्यास्पद नहीं बनना चाहिए। मैं जब ये बिल रख रहा था, मेरे साथ में रक्षा मंत्री बैठे थे। 35 साल के बाद इनके कोई एक्सीडेंट का नोटिस 2 दिन पहले ही इन पर आया। ये हो गए 75 के।
और जो मर गया था उसकी तीसरी पीढ़ी चल रही। अब न्याय लेकर भी कोई क्या करेगा, न्याय देकर भी कोई क्या करेगा। तो न्याय को रिलेवेंट बनाने के लिए बहुत काम किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दृढ़ता के साथ अगर तीनों क्षेत्रों का मुझे सहकार मिला और मुझे विश्वास है कोऑपरेशन मिलेगा इसमें, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, तो 3 साल में हर एफआईआर का जजमेंट आना ही आना सुनिश्चित हो जाएगा। कुछ नहीं, और 5 साल लगेंगे सिस्टम बनाते हुए, एडॉप्ट करते हुए, पुराना बैकलॉग निकालते निकालते। परंतु मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। हमने एक देश में कानून बनाया कि भाई उगाही के क्रिमिनल तरीके हो गए, तो चेक रिटर्न पर हमने एक कानून बनाया कि चेक रिटर्न होता है तो 6 माह की सजा है। कभी किसी को हुई नहीं, क्योंकि कैसे नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है? तो कोर्ट वाले, अरे बैंक वाले कोर्ट में आते ही नहीं। सुबह 10 बजे आ जाएंगे, 5 बजे के बाद कहेंगे कब 1.5 महीने बाद का डेट पड़ा है, पूरा दिन बेकार जाए। अब हमने कहा है कि तेरे बैंक के तय किए हुए कंप्यूटर से ऑनलाइन आप गवाही दे सकते हो, वो वैध कर दी है। तो एक दिन में 45 केस धड़ 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 करके समाप्त हो गए, क्योंकि उसमें एक ही सेंटेंस कहना है कि इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण चेक रिटर्न हुआ है और कोई टेक्निकल कारण नहीं। तो केस में और कुछ तो करना ही नहीं। हमने ई गवाही को फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक साइंस के साइंटिफिक ऑफिसर भी कभी कोर्ट नहीं जाते, काम की प्रायोरिटी होगी शायद। परंतु अब इनको भी जाने की जरूरत नहीं है। आपकी एफएसएल में से ही सीधा कोर्ट में जाकर आप गवाही दे सकते हो। पुलिस ऑफिसर भी अपने पुलिस स्टेशन में बैठकर गवाही दे सकता है। यहाँ डीजीपी बैठे हैं गुजरात के, ये एसपी होंगे, किसी की प्रोसिक्यूशन की परमिशन दी होगी, आज उनको गवाही में बुलाएंगे, वलसाड़ में आइए आप पहले एसपी थे तो था। अब उनको कुछ याद नहीं है बेचारे, 30 साल पहले क्या हुआ था कुछ याद नहीं है। अब हमने कह दिया है कि फाइल पर से देखकर अभी का जो एसपी है वो ही कोर्ट को असिस्ट करेगा, पुराने ऑफिसर को आने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी प्रोविजन लगाया, रेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर न्यायाधीश साहब को लगता है कि उनको ही बात करनी तो ऑनलाइन कर सकते हैं, इससे न्याय का नुकसान नहीं होगा। परंतु ज्यादातर केसों में हो जाए। इस प्रकार से हमने ढेर सारी जगहों, 35 जगहों पे अलग अलग प्रकार से इसको काटने की व्यवस्था की। ईज ऑफ जस्टिस के लेकर सरल, सुसंगत, पारदर्शी और समय अनुसार चारों लिंक को हमने एडॉप्ट किया है। इसके लिए ढेर सारे काम किए हैं। और जैसा मैंने कहा, फॉरेंसिक के लिए 7 साल और उसके पहले की आगे के जितनी भी सजा इसमें कंपलसरी किया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को हमने कानूनी दर्जा दिया है। एफआईआर से मुकदमे तक की सारी चीज ऑनलाइन विक्टिम के लिए उपलब्ध रहेगी। फॉरेंसिक साक्ष्य तलाशी और जब्ती के वक्त ऑडियो वीडियोग्राफी हमने कंपलसरी कर दिया है। पुलिस के बयान में भी जब महिलाओं के साथ अपराध होता है तो वीडियोग्राफी हमने कंपल्सरी कर दी है। पूरे देश में अलग अलग प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं थी, बड़े शहरों में लगती, छोटे गांव, सब अब एक हो गया है। पहली बार टेररिज्म और संगठित अपराध को डिफाइन किया गया है। राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह का धारा लाया गया है और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के पद को कंपलसरी कर स्ट्रेंथनिंग कर अलग अलग प्रकार के पद जनरेट कर करप्शन को भी रोकने के लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आया हूँ तब आपके पूरे चर्चाओं के दौरान भी मुझे लगता है कि नए कानूनों के बारे में भी एक एंगल रहना चाहिए। इसको पॉपुलर बनाना, इसको जमीन पर उतारना, ये हम सबका दायित्व है। आज जब मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आया हूँ और विशेषकर इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो जरूर कहना चाहूँगा, मोदी जी ने हर क्षेत्र में विश्व में पहले नंबर की कल्पना की है। इसमें फॉरेंसिक साइंस भी है। ये काम आप सभी को करना है। आज भी मैं कहता हूँ, विश्व भर में फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भारत बहुत ऊपर के क्रमांक में शायद पहला भी होगा।
परंतु ये व्यवस्थाएं बन जाने के बाद मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारत का ही अधिकार है फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक नंबर बनने का। बच्चों को काम करना है, रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टडी और इसके विज्ञान का न्याय दिलाने की प्रक्रिया में सरल और समुचित उपयोग। इसके लिए आपको अपनी मेंटालिटी को भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो रिजल्ट लेकर आते हो वो अगर न्याय के काम में नहीं आता है तो वो सिर्फ एकेडमिक काम में आएगा। आपकी मानसिकता पूरी न्याय प्रणालिका के अंदर एडजस्ट होने की भी साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ के बनानी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर बुलाया आप लोगों ने और नए कानूनों और फॉरेंसिक साइंस पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कलेक्टिव नॉलेज और कोलैबोरेटिव स्पिरिट इसके आधार पर हम आगे बढ़े और जब 2047 में देश आज़ादी की शताब्दी बनाना हो, हम लोग तो नहीं होंगे मगर ये स्टूडेंट सारे होंगे, तब हमारा स्वप्न जो आज़ादी के आंदोलन के साथ के लिए अपना बलिदान देने वाले लोग थे, इनका स्वप्न हम सब मिलकर साकार करें। यही अभ्यर्थना। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरित